देखिए करंट फॉर वेक्टर, लेट अ चार्ज इन dv वॉल्यूम बी dq। सपोज हमारे पास dv वॉल्यूम है, उसमें चार्ज है dq। तो डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? dq बाई dv, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और dq कितना होता है? रो dv होता है। और dv जो होता है वो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम होता है। तो सपोज हम उसे लिखते हैं dx1 dx2 dx3। दोनों साइड में dx म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो dq से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और इधर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और इधर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ऊपर dt से मल्टीप्लाई कर देंगे और dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जो इस इक्वेशन नंबर 19 को भूल जाओ, अब एक नया टर्म लो dx1 dx2 dx3 और dt। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि x4 हमारा क्या होता है? ICT। तो ये जो लास्ट टर्म है इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ये बोल रहा है dx4 यानी कि DICT अपॉन IC। तो IC से IC कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला? DT। और वो हमारे पास यहाँ पे भी था, यानी इस पूरे टर्म को इस टर्म से रिप्लेस किया जा सकता है। करेक्ट, विच इज इनवेरिएंट, सेम है हमारे पास में। सो इक्वेशन 19, इन इक्वेशन 19 द चार्ज इज इनवेरिएंट और स्केलर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चार्ज क्या है? स्केलर है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स अ 4 वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 4 वेक्टर है। द क्वांटिटी dx1 dx2 dx3 dt इज स्केलर ऑन राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर हमारे पास में ये जो है वो भी क्या होना चाहिए? 4 वेक्टर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, समझना ये क्या कहना चाह रहा है। आपने शुरू में ये कहा था कि इस इक्वेशन को ऊपर आपने एक 4 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब जो dx म्यू है इट इज अ 4 वेक्टर। तो LHS में आपके पास क्या है? एक तो चार्ज है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक 4 वेक्टर है। तो राइट हैंड साइड में भी अगर एक स्केलर है तो उसके साथ में जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगा वो 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है ये वाला टर्म। करेक्ट, और इसको हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया कि ये वाला जो टर्म है वो इनवेरिएंट होता है और स्केलर होता है। तो इसका मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म है वो भी 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो दिस टर्म विल बी ए 4 वेक्टर, और इसे हम j से रिप्रेजेंट करेंगे। तो j म्यू हमारा क्या हो जाएगा? रो dx म्यू अपॉन dt। अब इसके 4 कंपोनेंट कर लेंगे, j1 j2 j3 एंड j4। ठीक है, J4 के अंदर x4 रखेंगे तो ICT हो जाएगा, और उसको अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? IC जो है वो तो बाहर आ जाएगा, और dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो IC रो हो जाएगा। सो J म्यू जो है वो अपने पास 4 कंपोनेंट उसके हो गए, J1 J2 J3 IC रो। J वेक्टर हो गया, 3 J1 J2 J3 को मिला के तो वेक्टर लिख लिया, एंड IC रो, दिस इज कॉल्ड करंट 4 वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास करंट 4 वेक्टर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही होगा जैसा हर 4 वेक्टर का होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, सो ये वाला जो रो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको। सिमिलरली J2 प्राइम निकालेंगे आप, तो आपको J2 जो है वो सेम मिलेगा, J3 सेम मिलेगा, और J4 निकालना है तो ये वाली रो जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई किया है, J1 और J4 की वैल्यू रख के। J1 तो एज इट इज है, J4 की वैल्यू IC रो रखी है। उसके बाद कॉमन ले लिया है आपके पास में यहाँ पर, कॉमन क्या ली? ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये बच चुका है, ये सिंप्लीफाई किया है। सिमिलरली J4 जो है उसको भी यहाँ पर आप देखो, ये भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। करेक्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ये J1 किया है वैसे ही आप J4 को सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट 4 वेक्टर। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए एंड फाई। ट्रांसफॉर्मेशन करना है ए और फाई का। ओके, लेट मी सी कि ये कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कर सकते हैं। ओके, ये इक्वेशन हमने देखी थी, लॉरेंज गेज के अंडर हमें मिली थी। इक्वेशन 23 को हम क्या रख सकते हैं? दोनों साइड में आई बाय सी, आयोटा अपॉन सी से मल्टीप्लाई करो, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, और राइट हैंड साइड में रो बाय एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा बाय सी। इसके अलावा हमने म्यू नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। सो इस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को 1 अपॉन सी स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर नीचे का सी ऊपर के सी की एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा ये टर्म।
ठीक है। सो इस टर्म को हमने रखा एज इट इज और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इस टर्म में, क्योंकि आई सी रो जो था वो J4 था और हमारे पास ये J में आ गया। ओके, दिस इज लॉरेंज इनवेरिएंट। डी एलम्बर्ट ऑपरेटर जो होता है वो लॉरेंज इनवेरिएंट होता है। एंड हमारे पास ए और इधर आयोटा फाइव अपॉन सी, ए एंड आयोटा फाइव अपॉन सी विल ट्रांसफॉर्म एज जे एंड J4। तो ये J और J4 में ट्रांसफॉर्म हो गए। However, the later quantities represent the components of फोर वेक्टर। हम जानते हैं J म्यू के दो कंपोनेंट होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास A और I फाइव अपॉन सी है, वो भी एक फोर वेक्टर बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो ये J के तीन कंपोनेंट देगा, J1 J2 J3 और J4 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एक तीन वेक्टर तो A से बनेंगे और चौथा इससे बनेगा। सो ये A और I फाइव ऐसी है, इट इज ऑल्सो है फोर वेक्टर और इसे हम कहते हैं फोर वेक्टर पोटेंशियल A म्यू। सो ए म्यू जो है वो ए आई फाइव अपॉन सी होता है, जिसके चार कंपोनेंट होते हैं A1 A2 A3 A4। वहां पर A4 कितना होता है आई फाइव अपॉन सी। ठीक है। सो हमारे पास में मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो थी वो डेल टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे थी, उसमें हम लिखेंगे डेल डेल स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर ए म्यू पे अप्लाई होगा तो म्यू नॉट के साथ में जे की जगह जे म्यू आ जाएगा और ए का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हर बार होता है। सो यहाँ पे हमने इसके चार कंपोनेंट लिख लिए, इसके चार कंपोनेंट आ गए, ये सेम वही वही है, बीटा की जगह वी बाई सी लिख दिया है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे सो A1 हमारे पास ये आ जाएगा, A2 और A3 सेम रहेंगे और फोर्थ कंपोनेंट भी आपके पास आ जाएगा, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर A एंड 5। ये एक्चुअली रिपीटेटिव है इसलिए मैं नहीं कर रही। इनवर्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जहां से प्राइम है वहां से प्राइम हटाना है और जहां प्राइम नहीं था वहां प्राइम लगाना है और जहां नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव करना है और जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव करना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। लॉरेंज कंडीशन हमारे पास क्या होगी, तो लॉरेंज कंडीशन हमारे पास में ये थी। ठीक है। और इस इक्वेशन को अपन ओपन करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए में हमारे पास में तीन वो आएंगे, तीन टर्म आते हैं डाइवर्जेंस में। सो x1 x2 और x3 आ जाएगा। x1 x होता है, x2 y होता है और x3 z होता है। एंड फोर्थ में हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस टर्म को अपन ने इस टर्म को क्या लिखा गया है यहाँ पे, डेल बाय ये टर्म लिखा गया है, क्योंकि इसका आप इसको ओपन करो, क्या आपको वापस यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो ये इसको मैं ओपन करती हूँ, ये मिल रहा है मुझे डेल ऑफ आई फाइव अपॉन सी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ आई सी टी। ठीक है। सो आई से आई कैंसिल आउट हो रहा है, सी यहाँ डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर भी नीचे है, इसलिए नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो ये देखो 1/c² आ रहा है और रिमेनिंग आपके पास डेल फाइव अपॉन डेल टी बचेगा, जो कि डेल फाइव बाय डेल टी आ रहा है। सो बेसिकली इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। करेक्ट। एंड वी नो दैट दिस इज A4। करेक्ट। एंड वी नो दैट ICT हमारे पास होता है x4। सो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, समेशन में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द लॉरेंज कंडीशन इन कोवेरिएंट फॉर्म। टेंसर का होता है ना कोवेरिएंट फॉर्म, तो उस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी।